गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कुणाल चौधरी आजकल चैटिंग में ज़्यादा विश्वास करने लग गया है, या माइक चलना बंद हो गया तेरा? सर वो वाला लेक्चर वापस शेयर कर दोगे? देखा नहीं क्या वो? सर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट ही देखा था, बाकी माइनर के बाद देखने वाला था सर। कल रात को वो एक्सपायर हो गया था सेशन, तो खुला ही नहीं था वो लेक्चर। अच्छा ठीक है, वेट करो, अभी शेयर करता हूँ दोबारा। ओके सर। वही था ना जिसको प्योर रोलिंग की कंडीशन बताई थी। हाँ, जिसमें प्योर रोलिंग के बारे में डिस्कस किया हुआ था। हाँ ये सब देख लिया था। काइनेमेटिक्स ऑफ रोलिंग मोशन हेडिंग थी उसकी, है ना? ठीक है, मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, देखो जरा आप क्लिक करके। चल रहा है क्या? सर वो आया नहीं। नहीं, वही वाले लिंक पे क्लिक करो ना जो पहले से था। अच्छा वही वाला। खुल रहा है? हाँ सर। सर मैं सेकंड लास्ट हूँ। सेकंड लास्ट कैसे? लास्ट होना चाहिए। कौन रह गया? नमीत मिश्रा। उसको बीट करना थोड़ा मुश्किल है। नहीं सर, मैंने अपने फोन का वॉल्यूम हाई रख के फिर सोया था कि जैसे ही आपका मैसेज आएगा तो आवाज आएगी। आई नहीं है, बस देखा तो थोड़े ज्यादा ही मैसेज आ गए लेकिन आवाज नहीं आई। मिस मार गया वो। चलो, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक है। यस सर। आप लोगों के साथ मैंने एक वो शेयर किया हुआ है, रिजिड बॉडी के नोट्स, है ना? आरबीडी के सर वो मैंने फर्स्ट लेक्चर नोट शेयर किए हुए ना आप लोगों के साथ एक मैंने। सर वो इसमें फर्स्ट सर लेक्चर वो के लिए। एक्सरसाइज 2 करने की नहीं, कही थी मैंने वही वाला ना। अपने वो जो मेरा एक मटेरियल रहता है ना रिजिड बॉडी रोटेशन का, देखो आप, सर 24 जिसमें से नवंबर आपने को शेयर किया हुआ है। एक्सरसाइज 2 करने की कही थी वही ना। हाँ, जिसकी एक्सरसाइज 2 करने को बोली थी। हाँ यस सर। तो उसमें से आगे का टास्क नोट कर लेंगे आप, तो जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें डिस्कशन होगी उसकी हमारी। तो आगे के लिए आपको उसमें से अब सॉल्व करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किया क्या आपने उसमें से? टाइम ही नहीं मिला होगा ना। सर वो तो कर लिया था। कोई बात नहीं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पेज 44, पेज 44 से स्टार्ट करके आप लोग आज की क्लास हो जाने के बाद आपकी टास्क है एक्सरसाइज पेज 65 तक। ठीक है, 44 से लेकर पेज 65 तक ये सारा आपकी इमीडिएट टास्क है। आपने एज सून एज पॉसिबल ये कंप्लीट करना है। कर लेंगे? 2 दिन का टाइम। सर ठीक है,
तो आज हम स्टार्ट करेंगे डायनेमिक्स ऑफ रोलिंग मोशन। मैंने आपसे लास्ट क्लास में फिक्स एक्सिस रोटेशन की बात की थी। आज मैं एक स्पेशल केस ऑफ रोटेशनल मोशन आपके सामने रखने वाला हूँ, डायनेमिक्स ऑफ रोलिंग मोशन। तो यहाँ पे हम एक स्पेशल टाइप के केसेस की बात करेंगे और इसका सबसे सुंदर एग्जांपल जिससे आप इस चीज को समझ सकते हैं, दैट इज द मोशन ऑफ द व्हील ऑफ ए कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। तो अगर एक बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे एक कार चल रही है तो उस कार के व्हील का मोशन सॉरी दैट इज कॉल्ड द रोलिंग मोशन। तो यहाँ पे आप एक इस तरीके का मोशन डिस्क्राइब करेंगे जिसमें आपको एक राउंड बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रोल करती हुई दिखाई दे रही है। जब वो किसी सरफेस पे रोल करती हुई दिखाई दे रही है तो वो रोटेट करती हुई आगे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको और फिक्स एक्सिस रोटेशन जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, अगर उससे मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो फिक्स एक्सिस रोटेशन में हमारे पास एटलीस्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पे ऐसा आता था जो परमानेंटली स्टेशनरी होता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट पे नहीं मिलेगा जो परमानेंटली स्टेशनरी है। अगर ऐसा पॉइंट परमानेंटली स्टेशनरी वाला मिल गया तो दिस बिकम्स अ केस ऑफ फिक्स एक्सिस रोटेशन एक्चुअली। So this is not a case of fixed axis rotation now, as this wheel continues to move towards right and rotates clockwise. तो ये पूरा का पूरा व्हील थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पहुंच गया होगा, है ना। तो apparently all points on it have moved. So such a case is called a rolling motion. यहाँ पे जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है, वो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर वो क्लॉकवाइज है और एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर मेरा अंदर की तरफ है। तो मैं अगर इसके रोटेशनल मोशन को डिस्क्राइब करना चाहता हूं तो रोटेशनल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे को एक एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज करना होगा बॉडी से पास करता हुआ। बॉडी के किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं एक एक्सिस ऑफ रोटेशन अटैच कर दूंगा और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन उस पॉइंट के साथ साथ ट्रांसलेट कर रहा होगा लेकिन रोटेट नहीं कर रहा होगा। जैसा कि मैं शुरू से आपको समझाता हूँ रोटेशनल मोशन में हम कैसा एक्सिस चूज करते हैं। तो हम इस व्हील के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को चूज कर लेंगे और उस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ एक एक्सिस अटैच कर देंगे जो उस पॉइंट के साथ साथ ट्रांसलेट कर रहा होगा लेकिन रोटेट नहीं कर रहा होगा, ताकि उसमें अपने को ओमेगा दिखाई दे। ठीक है, अगर इसमें हम एक सिंपल सी बात बोलें कि यहाँ पे जो मेरा एक्सिस मैं चूज कर रहा हूं वो एक्सिस मेरा ट्रांसलेट कर रहा है और बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट दैट एक्सिस। एक्सिस मेरा ट्रांसलेट कर रहा है और हमारी बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट दैट एक्सिस। सो यूजुअली आप देखेंगे रोलिंग मोशन को लिखा जाता है एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। बहुत सारी बुक्स में रोलिंग को डिफाइन ही ऐसे करते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन। तो द आइडिया इज यहाँ पे जो एक्सिस हम चूज कर रहे हैं वो ट्रांसलेट कर रहा है और इस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। एक इससे नेक्स्ट लेवल का टिपिकल प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें ये कार स्ट्रेट रोड पे चलते चलते टर्न लेना शुरू कर देती है, एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देती है। तो जब ये कार सर्कल में चलते चलते स्ट्रेट लाइन में चलते चलते टर्न लेती है तो जो हमारा ओमेगा वेक्टर है वो अपनी डायरेक्शन मेंटेन नहीं करेगा, ओमेगा वेक्टर घूमना शुरू कर देगा। तो उसमें हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन इटसेल्फ है वो भी अब रोटेट कर रहा होगा। विजुलाइज कर पा रहे हैं आप इसको? जस्ट इमेजिन, मतलब कि कार थी स्ट्रेट रोड पे चल रही थी और चलते चलते उसने टर्न लेना शुरू कर दिया तो हमारा ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन बदलनी शुरू हो जाएगी। तो हमारा जो एक्सिस है वो इटसेल्फ रोटेट करना शुरू कर देगा। वो इससे नेक्स्ट लेवल है, देखेंगे उस तरीके की प्रॉब्लम्स हल्की फुल्की वो भी एनालाइज करेंगे। बट हमारे मेन जो आप देखेंगे 99% ऑफ दी प्रॉब्लम्स 11th और 12th के लेवल पे दे आर बेस्ड ऑन ईदर द फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे जिससे रिलेटेड चीजें हमने, या फिर रोलिंग मोशन जिसमें एक्सिस ट्रांसलेट कर रहा होगा
और बॉडी उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही होगी। मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स आपको इन्हीं चीजों पे मिलेंगी, राइट। अब जब ये हमारा एक्सिस ट्रांसलेट कर रहा होगा तो एक्सिस की एक वेलोसिटी होगी से वी नॉट, और ये कोई भी पॉइंट हो सकता है बॉडी पे। हम कुछ सुंदर पॉइंट्स चूज करेंगे, लेकिन ये बॉडी पे कोई भी पॉइंट हो सकता है। यू कैन चूज दी सेंटर, और you may choose a point on the periphery, maybe at this point or maybe at this point. हम देखेंगे कि दो ज़्यादा सूटेबल पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट C और एक पॉइंट Q। तो यूजुअली जो हमारा ट्रांसलेट करने वाला एक्सिस है वो इसके ज्योमेट्रिक सेंटर के साथ फिक्स कर लिया जाएगा या लोएस्ट पॉइंट Q के साथ फिक्स कर लिया जाएगा। पॉइंट C के साथ फिक्स करने का फायदा क्या है? इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर आप ध्यान से समझे तो पॉइंट C ग्राउंड से हमेशा R हाइट पे रहता है, तो पॉइंट C सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो पॉइंट C को अगर आप चूज करते हैं एंड यू अटैच योर एक्सिस विद पॉइंट C, तो आपको अपना एक्सिस केवल एक स्ट्रेट लाइन में हॉरिजॉन्टली राइट साइड की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा, और उसके अबाउट आप बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी लिख सकते हैं। पॉइंट C अदरवाइज भी सूटेबल है, क्योंकि अगर ये कार का व्हील है तो पॉइंट C से ही कार का एक्सेल अटैच होगा, और जो पॉइंट C की वेलोसिटी होगी वो एज ए होल कार की वेलोसिटी होगी। या फिर ये आपकी बाईसाइकिल का व्हील है, तो बाईसाइकिल के व्हील के सेंटर की जो वेलोसिटी है वो आपकी एज ए होल आपकी साइकिल की वेलोसिटी होगी। ये चीज सोच पा रहे हैं आप? का बाईसाइकिल के व्हील की जो सेंटर की वेलोसिटी है वो आपकी बाईसाइकिल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा एज ए होल। सभी लोग विजुलाइज कर रहे हैं इस चीज को? यस सर। ठीक है, तो एक चॉइस हमारी सी रहती है, हम पॉइंट सी पे अपना एक्सिस ऑफ ट्रांसलेशन पास कर लेते हैं और उसके अबाउट रोटेट करता हुआ देख लेते हैं। एक कुछ अच्छे क्वेश्चंस के अंदर आप पॉइंट क्यू चूज करते हैं। पॉइंट क्यू इज द पॉइंट विच टचेस द ग्राउंड, तो जो व्हील का वो पॉइंट जो ग्राउंड को टच कर रहा है। बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे रहते हैं जिसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रोल करते हुए स्लिप नहीं कर रहा होता है। अगर वो रोल करते हुए स्लिप नहीं कर रहा होता है तो पॉइंट क्यू की वेलोसिटी ग्राउंड पे 0 आती है, बिकॉज अगर ये ग्राउंड पे स्लिप नहीं कर रहा तो द पॉइंट वेयर दिस व्हील टचेस द ग्राउंड मस्ट नॉट बी मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, नहीं तो स्किड कर रहा होगा। तो उस केस में हमें जो हमारा एक्सेस है वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पर मिल जाता है। यू मस्ट बी एबल टू रिलेट विद ICOR, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो कई बार हमें पॉइंट क्यू की चॉइस भी अच्छी मिल जाती है और पॉइंट क्यू को चूज करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इट इज लाइक आपकी चॉइस है, आप सी चूज करते हैं या क्यू चूज करते हैं। हम अलग अलग क्वेश्चंस लेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इस तरीके के मोशंस को एनालाइज कर सकते हैं, राइट। बेसिक्स हमारे वही हैं जो किसी भी रोटेशनल मोशन को या किसी भी रिजिड बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होते हैं। वर्क डन, सॉरी, टोटल एक्सटर्नल फोर्स अगर आप लिखेंगे तो वहां से आपको सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन मिलेगी। कोई भी आप एक्सिस चूज करेंगे और उस टॉर्क, उस एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। रिजिड बॉडी से अटैच करके कोई भी एक्सिस चूज करेंगे और उसके अबाउट टॉर्क चूज करेंगे तो वो d/dt ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस आएगा। और अगर रिजिड बॉडी से अटैच करते हैं एक्सिस तो एंगुलर मोमेंटम सीधा सीधा I ओमेगा आता है, और ये वाली वैल्यू I अल्फा, ये हम फिक्स एक्सिस रोटेशन में भी देख चुके हैं। तो ये दो इक्वेशंस हैं हमारी जो एलिमेंट्री बार बार यूज होने वाली है। इसके अलावा वी कैन यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हम सारी फोर्सेस का वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिख सकते हैं। वर्क डन लिखना है तो किसी पर्टिकुलर फोर्स का वर्क निकालना है तो आप dW = F.dr करके इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे dr क्या लेना है? dr इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। वर्क एनर्जी में इस पॉइंट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट यहाँ तो ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर ही रहे होंगे रोटेशनल मोशन में। तो वी विल बी यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको एक बार याद दिलाना चाहूँगा। किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो एक तो तरीका होता है हमारे पास हाफ mi
VI²। ग्राउंड फ्रेम में आपको किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो आप हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल की एनर्जी लिखो 12 MI/VI² और ऐड कर दो। देयर इज अनदर वे ऑफ राइटिंग द काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम। This is kinetic energy of the same system in C frame plus half total mass into VCM²। मैं यहाँ पे एक नोट आपको देना चाहूँगा, इसको बड़े ध्यान से लिख लेंगे। मैंने ये एक व्हील शो किया था। ज़्यादातर 99% ऑफ दी केसेस के अंदर आपको ये यूनिफॉर्म बॉडीज मिलेंगी और यूनिफॉर्म बॉडीज में द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द व्हील विल आल्सो हैपन टू बी द सेंटर ऑफ मास। लेकिन अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की बॉडी हुई तो सेंटर ऑफ द व्हील मे नॉट बी द सेंटर ऑफ मास। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम रोलिंग करेंगे तो ज़्यादातर हम सी से फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच करेंगे और वो जो सी से फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच करेंगे वो सेंटर ऑफ मास है या नहीं है, ये एक अलग बात है। तो आपको बहुत केयरफुली सोचना है कि हमने सेंटर ऑफ मास वाला फ्रेम लिया है, एक्सिस लिया है, या फिर व्हील के सेंटर से पास करने वाला एक्सिस लिया, क्या दोनों सेम है या अलग अलग है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि व्हील का सेंटर ऑफ मास हो। इस रिलेशनशिप में सी फ्रेम का मतलब सेंटर ऑफ मास से अटैच होने वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो के सी फ्रेम का क्या मतलब है? काइनेटिक एनर्जी मेजर्ड इन अ रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड टू सेंटर ऑफ मास। और अगर मैं सी फ्रेम में किसी रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी देखूंगा तो मतलब मैं एक ऐसा एक्सिस यूज कर लूंगा जो सेंटर ऑफ मास के साथ अटैच्ड है। उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेरे को रिजिड बॉडी केवल स्पिन करती हुई दिखाई देगी और जब वो केवल स्पिन कर रही होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 12I⍵² आने वाली है। ऐसा मैं पहले बता चुका हूं कि आपको कि काइनेटिक एनर्जी 12I⍵² आती है। क्या मालूम है ऐसा आपको? यस सर। पक्का सभी को? किसी को कोई ऐसा तो हाँ नहीं लगा सर। कि ऐसा नहीं सुना? मोमेंट सर ऑफ वैसे ये इनर्शिया बहुत के टाइम पे बात की होगी कंफ्यूजन, इसके बारे में। हाँ ये बहुत कंफ्यूजन होती है कि कहीं जगह हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखो तो कई जगह हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम स्क्वायर होता है, हाँ तो वो वही समझा रहा हूँ, कंफ्यूजन वही होती है। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी आप सी फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो वो 12I⍵CM इंटू ⍵² हो जाएगा, वेर ICM इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास drawn parallel to ओमेगा वेक्टर। अगर आप सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं जो ओमेगा वेक्टर के पैरेलल है और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं ICM, तो काइनेटिक एनर्जी इन सी फ्रेम कितनी आ गई? 12I⍵²। और अगर ग्राउंड फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो 12I⍵² प्लस 12M⍵VCM², ये टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ग्राउंड फ्रेम में। इन केस ऑफ फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, इन केस ऑफ फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन काइनेटिक एनर्जी को केवल 12I⍵² लिखा जा सकता है। इसमें I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस। कहाँ चूज किया ये एक्सिस? थ्रू द स्टेशनरी पॉइंट on the body drawn parallel to ओमेगा वेक्टर। भी और लिखता हूं एक जरूरी पॉइंट इसके बारे में, समझना जरा ध्यान से। ये नोट कर लिया? सर एक मिनट।
ये फॉर्मूला ग्राउंड फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी का, इसमें कुछ नया नहीं है, ये तो पता ही है, हाफ एम आई वी ए स्क्वायर होता है ना, की समेशन। ये भी जनरल फॉर्मूला है, इसका रिजिड बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। ये दो फॉर्मूले जनरल रिजल्ट्स हैं, इनका रिजिड बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फॉर अ रिजिड बॉडी काइनेटिक एनर्जी इन सी फ्रेम, मतलब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके, मतलब एक ऐसा एक्सिस चूज कर लिया जिसमें सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी है, या सेंटर ऑफ मास के साथ अटैच कर दिया एक एक्सिस, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन में जाके अगर आप काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे रिजिड बॉडी की, तो वो हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर आएगी, जिसमें ICM मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास एट ड्रॉन पैरेलल टू दिस। इसका मतलब फॉर एनी रिजिड बॉडी वी कैन ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। ऑलवेज मतलब ऑलवेज, चाहे वो फिक्स एक्सिस रोटेशन हो, चाहे वो फिक्स एक्सिस रोटेशन ना हो, चाहे वो रोलिंग मोशन हो, चाहे एक्सिस खुद घूम रहा हो, सब कुछ भी कर रहा हो, ये हमेशा वैलिड है। सर एक सेकंड, ये कंफ्यूजन हो रहा है सर। तो ऊपर वाला भी हमेशा वैलिड नहीं है, केसी फ्रेम वाला। ये तो जनरल फॉर्मूले हैं यार, ये तो रिजिड बॉडी हो या ना हो, ये तो वैलिड ही है। केसी फ्रेम इक्वल्स टू हाई आई हाफ ICM। हाँ, ये रिजिड बॉडी के लिए वैलिड है, फॉर एनी टाइप ऑफ मोशन। दोनों सर ना। वो आप रिपीट कर सकते हो क्या? सर वो सी फ्रेम और जी फ्रेम वाले नहीं समझ में आया सर। कौन सा वाला? ये बात नहीं समझ में आई? आपका कर्सर का? ये हाँ नहीं, किसमें होता है? मतलब जी फ्रेम और सी फ्रेम में डिफरेंस आई क्यों रहा है, वही बात नहीं समझ में आ रही थी। यार दो अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में काइनेटिक मतलब एनर्जी दो अलग अलग रेफरेंस फ्रेम है, वैसे तो समझ में आया कि वो है, लेकिन मतलब मालूम नहीं, मतलब क्या डाउट है वो भी नहीं मालूम सही सही तो नहीं। किसी भी, चाहे सर रिजिड जी हो चाहे फ्रेम ना को हो। आप एक बार बता दो, मतलब सी फ्रेम तो पहले से पढ़ते आ ही रहे हैं कि मतलब सेंटर ऑफ मास का फ्रेम। जी फ्रेम एक बार रिपीट जी कर फ्रेम दो। मतलब ग्राउंड फ्रेम। नहीं मतलब तो किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जब हम ग्राउंड फ्रेम में लिखते हैं, तो एक तो इसकी वैल्यू आती है हाफ मास ऑफ द ith पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल का स्क्वायर, राइट। इसको वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल को वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखा जा सकता है। हाँ सर। पुराने वाली डेरिवेशन दोबारा से याद आ गई है, मतलब ठीक है, समेशन भी है। हाफ MI ये हो जाएगा VI/CM स्क्वायर्ड प्लस हाफ MI इंटू VCM स्क्वायर्ड प्लस समेशन MI VI विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास डॉट VCM। ठीक है, ये टर्म 0 होती है, मालूम है ऐसा? हाँ सर। तो काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम की वैल्यू कितनी आई किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए? हाफ, ये हो गया टोटल मास, सॉरी ये वाली टर्म होगी टोटल मास इंटू VCM स्क्वायर, और इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी एज मेजर्ड इन सी फ्रेम। ये डेरिवेशन पढ़ी है हमने पहले भी। हाँ सर। हाँ भी प्रत्युष। हाँ सर। नहीं ये डेरिवेशन मेरे को नहीं याद तो नहीं था। क्या मेरे को होता तो हो जाता। तूने नहीं सुनी ये डेरिवेशन पहले? नहीं डेरिवेशन पढ़ी है लेकिन याद नहीं थी। टू पार्टिकल सिस्टम के लिए इसकी वैल्यू लिखते होते थे हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। हाँ मतलब वही, एक सेकंड, सॉरी वो बस ऐसे फॉर्मेट में नहीं देखा था। ठीक है नहीं हाँ पता था। अब रिजिड बॉडी के लिए जो सी फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर आएगी,
where ICM is the moment of inertia about an axis to center of mass drawn parallel to the angular velocity of the rigid body. ठीक है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू भी इन जनरल हमेशा वैलिड है। अब ये काइनेटिक एनर्जी को सिंपली टोटल काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम को सिंपली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखना केवल तभी पॉसिबल है जब फिक्स एक्सिस रोटेशन हो। अब अर्नब को कन्फ्यूजन थी कि कभी ये लिख लेते हैं कभी वो लिख लेते हैं। मैं कह रहा हूं ये हमेशा लिख सकते हैं, यानी फिक्स एक्सिस रोटेशन में भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखना जरा इधर, ये एक रिजिड बॉडी है, ये परमानेंटली स्टेशनरी पॉइंट है इस पे, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ओमेगा वेलोसिटी से। इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। तो मैं कह रहा हूं काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम को मैं सीधा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं। दूसरा, मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कुछ VCM है। पहली बात तो वैसी नहीं होगी, ऐसी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी इन C फ्रेम हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर होगी, और काइनेटिक एनर्जी इन G फ्रेम लिखने का एक तरीका ये भी होता है, आप लिखो हाफ M VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। नाउ सपोज दिस डिस्टेंस इज D, तो क्या मैं ICM को VCM को D ओमेगा लिख सकता हूं? बोलो। यस सर। VCM को D ओमेगा लिखूंगा तो ये D स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और इसमें से ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया, और ये क्या बन गया ICM प्लस MD स्क्वायर क्या बन गया? आई बन गया अबाउट कि नहीं? 4 पॉइंट, हाँ। तो फिक्स एक्सिस रोटेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी को जो भी हमारा फिक्स एक्सिस है उसके अबाउट आई लेके हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये वाला फॉर्मूला जनरलाइज्ड है, इसका फिक्स एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, बट ये और ये बराबर आ जाते हैं अगर फिक्स एक्सिस रोटेशन हो रहा है तो। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नो डाउट सर। हाँ जी साहिल। नहीं सर। आर्यन। नहीं सर। चलिए ठीक है, और कोई? ओम मेहता समझ में आ गया? हाँ सर। सर आप लास्ट पॉइंट एक बार बता सकते हो, क्या बोला आपने कि कब से मानेंगे फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के टाइम? हाँ मतलब, हाँ ऐसे समझो ना यार कि आप रिजिड बॉडी के ऊपर कोई एक्सिस चूज कर लो जो ओमेगा वेक्टर के पैरेलल है, और उस फ्रेम में देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी ही होगी। अगर रिजिड बॉडी कोई भी रेफरेंस फ्रेम है, ये एक आर्बिट्रेरी रेफरेंस फ्रेम है जो रिजिड बॉडी के ऊपर एक पॉइंट से कनेक्टेड है, तो उस पॉइंट से मैंने एक एक्सिस ड्रॉ किया ओमेगा के पैरेलल, और काइनेटिक एनर्जी लिख ली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये काइनेटिक एनर्जी है इस पॉइंट O के रेफरेंस फ्रेम में। अब ग्राउंड फ्रेम में एनर्जी और O फ्रेम में एनर्जी सेम तब होगी जब O फ्रेम स्टेशनरी हो ग्राउंड फ्रेम के रिलेटिव। हाँ क्या सर, सर? ठीक है। ग्राउंड फ्रेम में एनर्जी और O के रेफरेंस फ्रेम में एनर्जी सेम आएगी काइनेटिक अगर O स्टेशनरी हो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाँ है ना? हाँ फिक्स एक्सिस रोटेशन में वो स्टेशनरी होता है, हाँ तो फिक्स एक्सिस रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी को सीधे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ।
ठीक है। हाँ और ये वाला फॉर्मूला के लिए ग्राउंड फ्रेम में एनर्जी लिखने के लिए ये तो हमेशा ही लिख सकते हैं, इसका तो मतलब जनरल डिस्क्रिप्शन है, इसमें तो कोई मेरे वो ही नहीं है, assumptions ही नहीं है किसी तरीके की, बट इसमें सीएम है। तो अगर जैसे किसी और पॉइंट के अबाउट होगा, नहीं ठीक है, कुछ नहीं। और सोचो क्या दिमाग में डाउट आ रहे हैं, लेट अस क्लैरिफाई ऑन देम। सर अगर किसी और जो सेंटर ऑफ मास नहीं है उसके अबाउट जीरो हो, अगर मतलब उसकी वेलोसिटी उस ग्राउंड उसके अबाउट जीरो हो, तो हम लोग को फिर आई क्या लेना पड़ेगा? आईसीएम ही लेना पड़ेगा। अगर आपको रिजिड बॉडी पे एक आर्बिट्ररी पॉइंट मिल जाता है किसी भी इंस्टेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे जिसकी वेलोसिटी उस मोमेंट पे जीरो है, हाँ तो उससे किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी पूछोगे तो वो वही होगी जो ग्राउंड के रिलेटिव है। हाँ, वो तो वही होगी। तो अगर वहां से एक्सिस पास करके उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिख के काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर निकाल लूंगा तो वो ग्राउंड के फ्रेम वाली एनर्जी आ जाएगी। नहीं, लेकिन फिर वो आईसीएम नहीं होगी ना, हाँ नहीं होगी, वो आई लेकिन आई होगी। होगी। लेकिन मतलब क्या, हाँ वो आई ही होगी मतलब, हाँ। सर वो आप एकदम से बात कट गई थी, क्या कहा आपने उसके अबाउट? देखेंगे तो उस पॉइंट के अबाउट Kinetic energy at any moment of observation for a rigid body in general is kinetic energy is equal to half I ICOR into omega square, where ICOR is the moment of inertia about an axis through center of mass drawn parallel to ओमेगा वेक्टर। ऑल्सो ये ग्राउंड फ्रेम में है, ठीक है, इन ग्राउंड फ्रेम। ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड फ्रेम कैन बी रिटन एज हाफ m VCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, वेयर ICM इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू center of mass drawn parallel to omega vector। ये वैल्यूज हमेशा बराबर आएंगी। आपने ऊपर भी सेंटर ऑफ मास लिख दिया ना, ऊपर नहीं होगा। कहाँ लिखा है? ICOR is MOI about axis through CM। अबाउट एक्सिस थ्रू ICOR। Yes। और ये हमेशा बराबर होंगे। हाँ जी, ये समझ में आती है स्टेटमेंट? यस सर। और ये सारी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी इन जी फ्रेम है। सर तो जैसे प्योर रोलिंग में जो सबसे लोएस्ट पॉइंट था उसके अबाउट अगर हम निकाल ले बस, तो वो ग्राउंड फ्रेम की रिस्पेक्ट नहीं होगी सिंपली। हाँ, ठीक है। सर ये कुछ हमारा वैसा नहीं हो रहा, मतलब देखने में फॉर्मूला जो हम लोग का नॉर्मल पैरेलल एक्सिस जैसे होता है, या हाँ, वो बिल्कुल? पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो लगाई थी मैंने, उसी से तो प्रूव किया था ये। सर मालूम नहीं क्या हो गया मुझे। एंटीबायोटिक खा रहा है कि नहीं खा रहा है? एरिथ्रोमाइसिन सर क्लास से पहले ही खाई है सर। नींद आ रही होगी उससे भयंकर सी। नींद का तो दिक्कत नहीं है, वैसे मैं कल रात को बिल्कुल नहीं सो पाया, फिर भी मतलब कल तो हम बोल सकते हैं कि मैं सोया ही नहीं। और बीमार हो जाएगा भाई, नींद पूरी कर ले अपनी। नहीं, मैं सो तो जल्दी ही गया था, लेकिन मतलब नींद बार बार खुल रही थी क्योंकि नोज ब्लॉक रह रही होती है। हाँ जी, किसी को कोई डाउट रह गया हो अभी? सर बस एक और चीज, नोट तो करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए था बस। हाँ, तो बस एक और चीज उसमें हम सिर्फ आई ओमेगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे जो वो रूलिंग वाला था मैं बात कर रहा था। हाँ, हाफ ICOR इंटू ओमेगा स्क्वायर। हाँ तो नीचे तो फिक्स ही होता है कि पॉइंट रेस्ट में।
हाँ, रेस्ट पे होता, फिक्स नहीं होता उस मोमेंट पे उसकी हाँ वेलोसिटी। होता है, राइट। तो अगर हम किसी और पॉइंट के अबाउट लेते हैं जो मोशन में होता, तो उसके अबाउट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस उसकी वेलोसिटी पॉइंट की। नहीं 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 नहीं, वो प्रॉपर्टी केवल सीएम के पास है, ओके ओके, हाँ ठीक है। लेकिन उसके फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जरूर होती, बट उस फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम की काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखाई जा सकती हाफ एम वी स्क्वायर ऐड करके। हाँ अच्छा, वो सिर्फ सेम। प्रॉपर्टी, वो प्रिविलेज केवल सेंटर ऑफ मास के पास है। ठीक है ठीक है। भाई रिजिड बॉडी पे कोई भी रेफरेंस चूज करोगे तो उससे एक्सिस पास करोगे तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आएगी आएगी, बट उस काइनेटिक एनर्जी को ग्राउंड फ्रेम में लिखने के लिए आप ऐसा नहीं ना कर सकते उसमें हाफ एम वी स्क्वायर ऐड कर दो। यस सर, ठीक है। वो प्रिविलेज नहीं है ना हर एक पार्टिकल के पास। हाँ, और सर ओमेगा तो हमने शायद पढ़ा ही कि हर किसी भी पॉइंट के अबाउट ले तो सेम ही आएगा, तो सेंटर मास के अबाउट ले या नीचे भी तो ओमेगा ही लिखेंगे हम। यस यस यस, वो डे वन पे यही चीज समझाई गई थी आपको, ओमेगा इज फ्री। वही, यस सर, ठीक है। अभी आज रियलाइज कर रहे होगे ना उन सारी बातों की इंपॉर्टेंस, पहली क्लास में कितनी कहानी हाँ थी। हाँ, नहीं अभी क्या वही कि रियलाइज थोड़ी क्या सी करना इसलिए है, नहीं तो कंफ्यूजन होती कि ओमेगा का क्या होगा, लेकिन अब तो नहीं अभी भाई रियलाइज क्या बुक्स में करना लिखा है। होता है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट अल्फा निकालो, तो इससे इस बात का कोई मतलब ही नहीं है, बस रिजिड बॉडी का अल्फा होता है। सर आप एक बार बता सकते हो कि क्या रियलाइज करना चाहिए था जो मैंने अभी नहीं किया। नहीं, अर्नव ने नहीं किया कि ओमेगा कॉमन होता है ना सब में, किसी भी पॉइंट के अबाउट आई लिख के काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे तो ओमेगा तो सब जगह पर सेम ही लिखा जाएगा ना। हाँ उतना तो मैं कर पाया, मालूम नहीं कैसे। और बाकी जो शांत बैठे हैं बिल्कुल, उनको क्या चल रहा है दिमाग में? तो क्लियर है। क्लियर है सर। एक मिनट बिल्कुल थोड़ा ठीक है ऊपर। बिल्कुल। हाँ जी मुकुल जी। हाँ सर, समझ में आ रहा है। ठीक है। सर आप स्क्रीन थोड़ी छोटी कर सकते हैं? स्क्रीन छोटी कैसे करूँ? ऊपर का दिखा रहा है। कहाँ से? यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिखना। हाँ ये बस बस यही देखना, नीचे नीचे। और नीचे बस बस ये बस। नोट कर लिया सबने? यस सर। अरे एक मिनट सर, कुछ मैं बताता हूँ सर। चलो पहले ये नोट करो। हाँ सर नोट हो गया। ये आपको बहुत ध्यान से ये समझना है कि आपने रेफरेंस फ्रेम क्या चूज किया है। जब भी मोशन को डिस्क्राइब करना है तो आप समझना है रेफरेंस फ्रेम क्या चूज किया है। अगर केवल रोटेशन पे फोकस करना चाहते हो, आपकी नज़र ओमेगा पे या अल्फा पे है, तो आपको रिजिड बॉडी के ऊपर एक पॉइंट चूज करना होता है, उस पॉइंट से एक एक्सिस अटैच करना होता है और उस एक्सिस के रिलेटिव चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, एक बार आपने रिजिड बॉडी पे एक पॉइंट चूज कर लिया, एक्सिस चूज कर लिया, तो उस रेफरेंस फ्रेम में उसकी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ही आने वाली है। उसमें आप टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा भी लगाने वाले हैं, और उसमें आप एफ इज इक्वल टू एम ए सी एम भी लगा सकते हैं। केवल उस पॉइंट की एक्सेलरेशन की वजह से स्यूडो फोर्स को अकाउंट में लेना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि बॉडी वो पॉइंट से एक्सेलरेट कर रहे होते हैं।
और दूसरा एफ इजिकल टू MACM लगाते हैं तो ऑफ कोर्स वो ग्राउंड फ्रेम में लगाना बेहतर रहता है। ग्राउंड के रिलेटिव सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देख लो, एफ इजिकल टू MACM लगा लो। यूजुअली हम यही करते हैं, एक फॉर्मूला ग्राउंड फ्रेम में लगाते हैं एफ इजिकल टू MACM, एक फॉर्मूला रिजिड बॉडी के ऊपर एक एक्सिस चूज करके उसके फ्रेम में जाके लगाते हैं, और वो होता है टॉर्क इजिकल टू आई अल्फा वाला फॉर्मूला। फिर तो आप मतलब ये कह रहे हो कि हम लोग एक ही बॉडी के लिए अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अलग अलग फ्रेम से अलग अलग फॉर्मूला निकाल देने से क्वेश्चन सिंपलीफाई हो रहा हो। सॉल्व भी ऐसे होता है, वो तरीका ही यही होता है, ओह। क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में बॉडी का मोशन होता है, और जो रोटेशनल मोशन है बॉडी का जो डिस्क्राइब हो रहा है वो रिजिड बॉडी के फ्रेम में जाकर ही विजुलाइज होता है, क्योंकि उसी में आपको ओमेगा अल्फा सब पेयर्स के लिए कॉमन दिखाई देते हैं। उसमें आप रिजिड वाला फंडा लगा सकते हो कि हाँ भाई रिजिड है तो कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की सेपरेशन नहीं बदल रही होगी, है ना। तो ये जो दो इक्वेशंस मैंने लिखी, यहाँ ध्यान से समझो, ये जो दो इक्वेशंस मैंने लिखी, ये वाली जो इक्वेशन है ये लगी है ग्राउंड फ्रेम में, और जब मैं टॉर्क इज इक्वल टू d/dt ऑफ दिस या आई अल्फा लिख रहा हूं, तो ये जो इक्वेशन है ये लगी है इन एन एक्सिस अटैच्ड टू ट्रांसलेट विद एनी पॉइंट ऑन दी बॉडी। ठीक है, तो आप दो रेफरेंस फ्रेम चूज करके दोनों में इक्वेशंस लिखते हो, एक ग्राउंड फ्रेम में सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन निकालने के लिए, और एक रिजिड बॉडी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा के लिए। और टू गेट अ बेटर कमांड ऑन दिस, मैं आपको फिक्स एक्सिस रोटेशन का एक क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व करके दिखाता हूं, और फिर वो वाला फंडा मैं रोलिंग पे लगाऊंगा यहाँ पर आके। हाँ जी, नोट कर लिए सभी ने? चलें आगे, अब क्लियर कर दूं ये सारा। हाँ सर। क्या बोला, 5 मिनट या हाँ सर? हाँ सर। मैं इस चीज के लिए आपको एक एग्जांपल पुराना दोबारा से लेता हूं। ये एक मैंने यूनिफॉर्म बार ली, इस यूनिफॉर्म बार को मैंने वन एंड पे हिंज कर दिया, और अब मैंने इसको रिलीज कर दिया रेस्ट से। और मुझे कैलकुलेट करना है इसकी इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी होगी और इनिशियल हिंज फोर्स कितनी होगी। कर चुके ना ऐसा क्वेश्चन हम? हाँ सर। नाउ हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस मार्क करते हैं। तो एक तो ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, और वी ऑलरेडी नो कि ग्रेविटी का इफेक्ट इसके सेंटर ऑफ मास पे लिया जा सकता है इस केस में। तो इसका सेंटर ऑफ मास L/2 पर होगा, यूनिफॉर्म बार है, लिख लेते हैं यूनिफॉर्म बार है। तो यूनिफॉर्म बार है तो L/2 डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12 या mL²/3 जो भी लेना होगा वो ले लेंगे। इसके अलावा इसके ऊपर एक फोर्स लग रही होगी, हिंज फोर्स। मुझे नहीं पता हिंज फोर्स किधर लग रही होगी। इन जनरल इट कैन हैव टू कंपोनेंट्स, Fx एंड Fy। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसके कंस्ट्रेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे, और कंस्ट्रेंट्स में अपने को दिखाई दे रहा है कि पॉइंट ए रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट, और इससे मुझे पता चल रहा है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव्स इन ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू विद सेंटर एट ए। ये सब मोशन मेरा ग्राउंड फ्रेम में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो ग्राउंड फ्रेम के अंदर मैं अगर सेंटर ऑफ मास के बारे में सोच रहा हूँ तो वो एक मेरे को सर्कल में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो सर्कल में घूम रहा होगा, और उसका रेडियस सर्कुलर पाथ का L/2
2 होगा, और इसके पास इस समय पे इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, बिकॉज रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन v²/r होती है और v इसका 0 है अभी, और इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन ऑब्वियसली होगी जो कि L/2 इंटू अल्फा के बराबर होगी, और ये अल्फा इसकी एक अबाउट सर्कुलर मोशन की एंगुलर वेलोसिटी है, और सिंस पॉइंट रिजिड बॉडी का भी पॉइंट है तो इसका मतलब ये अल्फा इस बार की एंगुलर एक्सेलरेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इससे मेरे को, अब मैं ग्राउंड फ्रेम में, ध्यान से समझना, अब मैं क्या लिख रहा हूं, इन ग्राउंड फ्रेम F इज इक्वल टू एम ए लगा रहा हूं मैं, तो मैं एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिखूंगा और एम जी माइनस एफ वाई इज इक्वल टू एम इंटू L/2 अल्फा लिखूंगा। ये ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में मैंने इसके सेंटर ऑफ मास का मोशन विजुलाइज किया और F इज इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो दिस इज बेसिकली द रिलेशनशिप नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब भी आप न्यूटन्स लॉ लिखोगे ऑब्वियसली आपको कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो बताना ही पड़ेगा ना, किस फ्रेम में लिख रहे हो, तो ये ग्राउंड फ्रेम में लिखी गई है। अब हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस फ्रेम चूज करते हैं रोटेशनल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। टू डिस्क्राइब द रोटेशनल मोशन, what we are going to do is, let us choose an axis attached to the center of mass। तो ये जो एक्सिस है ये रिजिड बॉडी के बार के सेंटर ऑफ मास से अटैच कर दिया, तो उसका ओरिजिन हमारा यहाँ पर है। अब इस रेफरेंस फ्रेम में हम ऑब्जेक्ट पे लगने वाली सारी फोर्सेस को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद FBD बनाएंगे, फिर F इक्वल टू एम ए या टॉर्क इक्वल टू अल्फा लगेंगे। F एम ए जो क्यों लगाएंगे, इस रेफरेंस फ्रेम में सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन 0 ही है। कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी, एक mg, एक Fy, Fx तो 0 ही है, और कोई फोर्स? हाँ जी, ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास के साथ अटैच किया गया है, तो सेंटर ऑफ मास के साथ साथ चल रहा है। क्या सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है? जिंदा है? यस सर। सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है, किधर को एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास की? ऐसे नीचे को थी ना, पर उसके अबाउट अगर चूज कर लिया फिर तो नहीं कर रहा ना। नहीं, सेंटर ऑफ ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेंटर ऑफ मास के पास एक एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, तो इफ यू चूज एनी रेफरेंस फ्रेम कनेक्टेड टू सेंटर ऑफ मास, तो सारी दुनिया पे एक स्यूडो फोर्स लगाओगे आप? यस सर। हाँ सर। तो सारी दुनिया पे आप एक स्यूडो फोर्स लगाओगे, तो आप एक स्यूडो फोर्स लगते हुए दिखाओगे इधर को, कितनी? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मास किसका? जिस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जा रहा है, और एक्सेलरेशन किसकी? ऑब्जर्वर की। ऑब्जर्वर कौन है? सेंटर ऑफ मास है जो कि नीचे जा रहा था L/2 अल्फा एक्सेलरेशन से। और सर इसमें तो हम सेंटर ऑफ मास भी लगाएंगे सूडो फोर्स, क्योंकि वो भी फर्क पड़ता है कहाँ लगाना है। तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन की वजह से जो स्यूडो फोर्स होती है वो सेंटर ऑफ मास पे लगती है। ठीक है, इसको प्रूव कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्यूडो फोर्स, और उसके लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा हो। सपोज ये मेरे पास कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, m1, m2, m3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये मेरे पास कोई ऑब्जर्वर है and this observer is moving with an acceleration a0. So with respect to this observer, each of the particle experiences a force opposite to the acceleration of the observer. मैं इन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो इन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? सबका ऐड कर लूं,
तो -m1 a0 या समेशन लिख लेता हूँ और mi लिख लेता हूँ, i = 1 to n, और इसमें a0 तो कॉमन ही है, तो ये सिंपली माइनस टोटल मास इंटू a0 हो जाएगी। तो ये रिजल्टेंट हो गया। अब ये लगाना कहाँ है? ये सारी फोर्सेस बराबर हैं क्या आपस में साहिल? इस केस में तो है ना। नहीं, क्यों? मासेस अलग अलग हैं डिफरेंट पार्टिकल्स के, तो सारी फोर्सेस मैं बराबर क्वेश्चन, कहाँ हैं? अच्छा मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था। नहीं, सारी फोर्स उस क्वेश्चन की भी बात करेगा तो सारी फोर्सेस बराबर कहाँ है? m1 a0, m2 a0, m3 a0, ऑल दी फोर्सेस आर नॉट इक्वल। बट अगर मेरे को उनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ढूंढना है तो व्हाट आई विल से इज कि जितना ये मिलके टॉर्क लगा रही थी उतना नेट फोर्स को भी टॉर्क लगाना पड़ेगा, राइट? तो मान लो R0 ये है पॉइंट P जिसका पोजीशन वेक्टर है RP, और मैं ये कहता हूं कि ये जो नेट फोर्स आई ये P पॉइंट पे लगती हुई मानी जा रही है, ऐसा। तो नेट फोर्स का टॉर्क RP क्रॉस F नेट, और ये बराबर होना चाहिए सारी इंडिविजुअल फोर्सेस के टॉर्क के, और इंडिविजुअल फोर्सेस का टॉर्क क्या होगा? -mi इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ द ith पार्टिकल क्रॉस a0। a0 तो बाहर ही आ जाएगा, यहाँ बचेगा समेशन mi ri विद द माइनस साइन। इसको m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, एफ नेट को ma0 लिख देते हैं इज इक्वल टू माइनस समेशन mi ri बाय m क्रॉस a0 और एक m। यहाँ से मेरे पास RP की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये सॉरी एफ नेट माइनस ma0 था, एफ नेट की वैल्यू माइनस ma0 थी, तो RP की वैल्यू समेशन mi ri डिवाइडेड बाय मास आ गई, विच इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब ध्यान से सुने मेरी बात, मैंने ये नहीं कहा कि सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन की वजह से लगने वाली स्यूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगती है। किसी भी ऑब्जर्वर की ट्रांसलेशनल मोशन की जो एक्सेलरेशन है a0, मतलब रोटेशन नहीं हो रही है ना, ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन a0 की वजह से लगने वाली स्यूडो फोर्स सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे लगती है। ठीक है? अब आप यहां पर आ जाओ। अब आप इस रेफरेंस फ्रेम में आके आप कहो कि ये रोटेट कर रहा होगा और इसके पास क्लॉकवाइज अल्फा होगी, एंड यू मे राइट एफ वाई इंटू L/2 इज इक्वल टू ml²/12 इंटू अल्फा। तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन, एक इक्वेशन मैंने पहले निकाल रखी थी, mg माइनस एफ वाई इज इक्वल टू m इंटू L/2 अल्फा। दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं, कैसे करें? तो इसको L/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा mg/2 इज इक्वल टू ml²/12 इंटू अल्फा प्लस ml²/4 इंटू अल्फा। अरे मजेदार हो गया यार, ये तो वो नहीं बन गया वन एंड के अबाउट टॉर्क इज इक्वल टू अल्फा वाला, और अल्फा की वैल्यू 3g/12 आ गई, जो हमने पहले आंसर निकाला हुआ है। हाँ जी, समझ में आया? यस सर। सर 3 मिनट रुको सर। मैं 5 मिनट भी रुकने को तैयार हूँ। ये डाइजेस्ट होना बहुत जरूरी है कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, एफ इज इक्वल टू एम ए कैसे एक्सिस चूज करके किसके अबाउट लगाते हैं। वंस यू आर क्लियर विद दिस, उसके बाद आपकी जिंदगी रोटेशनल मोशन में आसान हो जाएगी।
सो वैसे मुझे मतलब इस क्वेश्चन में डाउट नहीं था, बट एक दूसरा डाउट था कि मतलब आईसी और हमेशा एग्जिस्ट करना जरूरी है क्या? नहीं, प्लेनर मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी में हमेशा एग्जिस्ट करेगा। सर लेकिन हाँ, प्लेनर में हाँ वो प्लेनर मोशन ऑफ अ बॉडी का मतलब है सारे पार्टिकल्स की मोशन सेम प्लेन में या पैरेलल प्लेन्स में कन्फाइंड है, तब जरूर एग्जिस्ट कर जाएगा। ओके। सर वो mg माइनस fy ml/2 अल्फा इनटू l/2 लिखा है। इस पूरी क्वेश्चन को L/2 से मल्टीप्लाई किया बाद में। ओके ओके। ऊपर वाली में ऐड करने के लिए। यस सर। क्या आप इस रॉड का रोटेशनल मोशन डिस्क्राइब करने के लिए इसके एंड पॉइंट सी से एक एक्सिस पास करके उसके वो टॉर्क इज इक्वल टू वाई अल्फा लग के डिराइव कर सकते हैं कि अल्फा 3g/2l आएगा? सर आपने क्या बोला, आप वापस बता सकते हो? मैंने यहाँ पे जो एक्सिस चूज किया था रोटेशनल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, वो मैंने सेंटर ऑफ मास से अटैच किया था। लेट अस अटैच एन एक्सिस थ्रू द एंड, free end of the bar, and describe the rotational motion using that point and try to find out whether we are able to solve for alpha or not. ओके।
हाँ जी, अभी अर्नव कर रहा ट्राई। यस सर। मैं करूं सॉल्व अब? अल्फा तो 3g/12 एक ही क्वेश्चन से आ गया। अल्फा ही निकालना था ना 3g/12, तो बस एक ही क्वेश्चन से आ गया। कौन सी इक्वेशन? गलत क्या क्या मैंने? नहीं बस नहीं, लेफ्ट, बताओ ना क्या इक्वेशन लिखी है, बस मुझे आप उसमें बताओ। लेफ्ट जो सबसे वो पॉइंट है उसके, और बस mg L/2 = ml², बस ये पॉइंट था। के अबाउट सी। हाँ सी के अबाउट, हाँ मैंने उसके अबाउट ही निकाला। मैं तो इस पॉइंट के अबाउट तो निकाल ही रखा था, वो तो हमने क्लास में ही किया था यार। वही हमने पहले करा हुआ है ना। एंड लगा ना। हाँ वो तो अच्छा पॉइंट है ना, दैट इज अ स्टेशनरी पॉइंट, सॉरी सर। यस दैट इज अ पॉइंट विच इज नॉट एक्सेलरेटिंग। मैं बात कर रहा हूँ बी के अबाउट। यस यस। सर स्यूडो फोर्स कहाँ लगानी है सर? क्या प्रूव किया अभी मैंने? स्यूडो फोर्स कहाँ लगानी है? सेंटर ऑफ जहाँ पे लग रही है उसके ऑपोजिट। सेंटर ऑफ मास पे लगानी है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्यूडो फोर्स इज द सेंटर ऑफ मास फॉर एनी ऑब्जर्वर वो which is moving with acceleration a naught. The pseudo force must be applied at the center of mass of the system of particles. वो अगर ऑब्जर्वर नहीं हो पार्टिकल हो तो भी वो सेंटर मास होगा। मतलब ऑब्जर्वर नहीं हो पार्टिकल हो, मतलब मतलब वो ऑब्जर्वर रिजिड ही तो बॉडी नहीं का ही हो ना, पार्ट है उस क्या? पार्टिकल को ऑब्जर्वर बना रहे हो ना उसके रेफरेंस फ्रेम में। अच्छा अच्छा ओके। तो द रियल फोर्सेस एक्टिंग आर mg fy, और ग्राउंड फ्रेम में हमने सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में विजुलाइज करके ये ऑलरेडी पता कर लिया कि सेंटर ऑफ मास के पास जो एक्सेलरेशन होगी ग्राउंड फ्रेम में वो नीचे की तरफ होगी L/2 अल्फा, और कोई एक्सेलरेशन होगी नहीं, इसलिए ए पर Fx 0 होगा, हिंज फोर्स। सो ग्राउंड फ्रेम में ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम दिखाई दे रहा है और ये फोर्सेस और एक्सेलरेशन दिखाई दे रही है। अब बी के फ्रेम में चलते हैं, तो बी के फ्रेम में क्या दिखाई देगा? अपार्ट फ्रॉम रियल फोर्सेस स्यूडो फोर्स भी लेंगे, तो बी के रेफरेंस फ्रेम में
एक रियल फोर्स mg, एक रियल फोर्स Fy, और बी एक्सेलरेट कर रहा होगा। बी की एक्सेलरेशन कितनी है? ग्राउंड फ्रेम में बी की एक्सेलरेशन कितनी है? अल्फा। एल अल्फा। तो इसकी हाँ वजह सर। से एक स्यूडो फोर्स लगेगी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, एंड दिस स्यूडो फोर्स विल बी अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ मास। और अब ये अल्फा से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है क्लॉकवाइज, तो हम लिखेंगे Fy इंटू एल प्लस एम एल्फा इंटू एल बाई टू माइनस एम जी इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू वाई अल्फा लगा दिया, और एक ग्राउंड फ्रेम में लिख देंगे एम जी माइनस एफ वाई इज इक्वल टू एम इंटू एल बाई टू अल्फा। ये वाली इक्वेशन मैं बी फ्रेम में भी बना सकता था। बी फ्रेम में मेरे को सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है एल बाई टू अल्फा से। क्यों भाई? बी के रिलेटिव तो सेंटर ऑफ मास सर्कल में घूम रहा है ऐसे, क्यों? तो मैं लिख सकता था एम एल अल्फा माइनस प्लस एफ वाई माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू एल बाई टू अल्फा। ये बी फ्रेम में मैं सेंटर ऑफ मास के लिए एफ इज इक्वल टू एम में लगा सकता था। क्या ये और ये सेम है कि नहीं सेम? हाँ सर। यस सर। तो अब आप इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को या 3 को सॉल्व करके, 1 और 2 को या 2 और 3 को सॉल्व करके मुझे शो करो कि क्या अल्फा 3g/2 आ रहा है। वेरीफाई करो। हाँ सर आ रहा है। और सर ये आप इतनी सारे से, जैसे आपने वो बताया कि बी के अबाउट ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा होगा अल्फा से, तो उसका तो मेथड नहीं है ना, वो तो बस देख के बताते हो ना। वो तो कंस्ट्रेंट है ना, सबसे पहले कंस्ट्रेंट आइडेंटिफाई किया था, ए पे इस बॉडी को हिंज किया हुआ, उससे आइडेंटिफाई किया है ना। यस सर। मतलब हमें ये पता है कि अल्फा ही होना है, लेकिन डायरेक्शन बस देखनी है कहाँ है। हाँ, अल्फा को तूने क्लॉकवाइज की बजाय एंटी क्लॉकवाइज बना होता तो ये वाली एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ आई होती, है ना। ये वाली एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आई होती, सारी इक्वेशंस में एक माइनस आ गया होता, अल्फा सॉल्व करके नेगेटिव आ जाता तेरा। यस सर। एक डायरेक्शन तो अल्फा को असाइन करनी पड़ेगी ना बिगिनिंग में, वो हमने क्लॉकवाइज असाइन कर ली थी। ठीक है। यस सर। हाँ जी बोलो, कोई डाउट अब और कुछ नोट करने वाला रह गया हो वो कुछ? आखिरी वाला बस एक, वही आखिरी वाला पी वाला। कौन सा? ये हाँ, बी वाला बस एक सेकंड। सर थर्ड इक्वेशन कैसे लिखी थी? थर्ड इक्वेशन बी के फ्रेम में एफ इजिकल टू एम में लिखा था। अच्छा तो बी वो के रेफरेंस फ्रेम में नेट फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखी थी। बी के रेफरेंस फ्रेम में सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन एल बाय टू अल्फा से। ओके 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 ठीक है। कोई डाउट? सर वो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि हमने बी फ्रेम में वो जो सेकंड इक्वेशन है और फिर वो जो COM का जो सेकंड इक्वेशन है उसको सॉल्व करके भी आ जाएगा ना आंसर? इसको और इसको नहीं, सेकंड और वो येलो में जो सेकंड है ना, ये वाली। हाँ उसके हाँ वही मतलब सेम ही है। हाँ बिल्कुल आ जाएगा ना,
आप बजाय एफ इजिकल टू एमएसीएम यूज करने के दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर टॉर्क इजिकल टू आई अल्फा लगा के साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। जी आपने सी फ्रेम में टॉर्क इजिकल टू आई अल्फा लगाई, आपने बी फ्रेम में हाँ टॉर्क इजिकल टू आई अल्फा लगाई, इससे भी सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन उसमें थोड़ा सा नहीं, मतलब हाँ ज्यादा बड़ा तो जैसे नहीं अपने पड़ेगा। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करते हैं तो इक्विलिब्रियम में या तो नेट फोर्स इजिकल टू जीरो इक्वेशन लिखते हैं और किसी एक पॉइंट के ऊपर टॉर्क इजिकल टू जीरो लिखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप दो डिफरेंट पॉइंट्स यूज करके उसके ऊपर टॉर्क जीरो करके भी इक्वेशंस लिख सकते हो, उसमें नेट फोर्स जीरो करने की इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ती फिर आपको। है ना? हाँ हाँ सर। आप एक बार है इक्विलिब्रियम में हैंग कर रही है, एक सपोर्ट यहाँ है एक सपोर्ट यहाँ है, तो आप एक तरीका होता है नेट फोर्स जीरो करो और किसी एक पॉइंट के ऊपर टॉर्क जीरो करो, या फिर ए के ऊपर टॉर्क जीरो करो एक इक्वेशन, बी के ऊपर टॉर्क जीरो करो दूसरी इक्वेशन। अब वो नेट फोर्स इक्वल टू जीरो की इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ सर, मतलब वो अलग, मतलब फोर्स जीरो होना चाहिए टॉर्क के लिए। हाँ तो ये रिजिड बॉडी की बेसिक प्रॉपर्टी है ना। आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स रिजिड बॉडी पे, अल्फा एक कॉमन वेक्टर है राइट, ये भी तो बार बार वही चिल्ला के बात बोल रहे हैं ना हाँ कि अल्फा कॉमन है। यस सर। आप किसी भी पॉइंट के वो टॉर्क इक्वल टू वाई अल्फा लगा सकते हो, रिजिड बॉडी पे कहीं भी पॉइंट चूज करके उसके अबाउट नेट टॉर्क इक्वल टू वाई अल्फा लगा सकते हो। ठीक है चलें आगे। हाँ हाँ सर, उससे भी मतलब हाँ आएगा। क्लियर कर दूं स्क्रीन? यस हो गया। यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो इन सारी डिस्कशन का बेसिक पर्पस था आपको मेथड से कंफर्टेबल करना कि देखो ये टेक्निक हम यूज करने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन आते थे वैसे ही है। एक आपको नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए की इक्वेशन चाहिए होगी, यूजुअली हम ये ग्राउंड फ्रेम में लगाएंगे, और ये सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन के लिए लगती है हमेशा। नेट फोर्स सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन देती है। नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा अगर आप लिख रहे हैं तो ऑफ कोर्स दिस इज फॉर एन एक्सिस अटैच्ड टू द बॉडी, टू अ पॉइंट ऑफ द बॉडी राइट, मतलब पेंट नहीं करना है बॉडी पे। और इसके अलावा आपको कंस्ट्रेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, तो वो कंस्ट्रेंट्स आपको एसीएम और अल्फा में रिलेशनशिप्स देंगे। लेट अस टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स। सपोज ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फ्रिक्शनलेस फ्लोर, इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म डिस्क रखी हमने, मास ऑफ द डिस्क इज m, रेडियस इज r। इसके सेंटर पे फोर्स लगाई F एंड आई वांट टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉडी, तो कैसा मोशन होगा इसका? तो विजुलाइज करो, सोचो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं एंड गिव मी एन आइडिया कि सर ये डिस्क कैसे मूव करने वाली है। क्वालिटेटिवली बताओ, क्वांटिटेटिवली बाद में बात करेंगे, मुझे क्वालिटेटिवली आप आइडिया दियो कि क्या होने वाला है। स्ट्रेट लाइन मूव करेगी, स्टेप करती स्ट्रेट ही जाएगी। मूव स्लिप करेगी। करेगी, रोल नहीं करेगी। ट्रांसलेशन होगा सर। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन होगा इसका। यस यस सर। सर। हाँ सर। कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं आप? कोई टॉर्क नहीं है। टॉर्क नहीं है कोई। किस पॉइंट के अबाउट? किसी मर्जी पॉइंट के अबाउट निकालू, कोई टॉर्क नहीं आ रहा। हाँ वैसे तो कोई पॉइंट नहीं है। दीज आर दी फोर्सेस एक्टिंग, एक mg, एक नॉर्मल और एक f, है ना।
तो सेंटर ऑफ मास से पास करने वाला एक एक्सिस ले लेता हूं। पहले तो फोर्सेस को देखकर मेरे को पता चल रहा है कि इसका ज्योमेट्रिक सेंटर जो कि सेंटर ऑफ मास भी है वो राइट की तरफ एक्सेलरेट करेगा, और उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू फ्रॉम दी डायग्राम इट इज क्लियर कि वो F/m आएगी। और अब सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट अगर टॉर्क देखो तो mg का 0, n का 0, F का 0 और स्यूडो फोर्स का भी 0। तो कोई टॉर्क नहीं आ रहा। किसी भी मर्जी पॉइंट लेता कहीं भी तो नहीं आता ना। कैन यू मतलब गिव योर सेल्फ दिस कॉन्फिडेंस कि आप इस रिजिड बॉडी पे कहीं भी कोई पॉइंट चूज करते और उसके बाद टॉर्क कैलकुलेट करने की कोशिश करते तो 0 ही आता। हाँ सर, सूडो फोर्स का ही आ जाएगा तो। ठीक है, आई एग्री टू दैट। तो ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। मैं अगर सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस अटैच कर दूं और उसके फ्रेम में इसका एफ बनाऊं तो एक F लगेगी, एक mg लगेगा, एक n लगेगा, और सेंटर ऑफ मास राइट की तरफ एक्सेलरेट करा तो एक स्यूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लेफ्ट की तरफ MACM। और क्लियरली सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका टॉर्क 0 आ रहा है, सो देयर विल बी नो एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करेगी। ठीक है, तो एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर है और इस फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे मैंने ये यूनिफॉर्म डिस्क रखी और एक फोर्स जो हमेशा इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगती है। फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन टॉप मोस्ट पॉइंट, मतलब जो अप्लाई करने वाला है फोर्स को वो अपने आप को खुद को इस तरीके से मूव कर रहा है दैट वो फोर्स हमेशा टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगती है। जैसे आप टेबल पे पेन रखें लिटा के और उसके ऊपर अपनी उंगली रखें और उंगली से पेन को आगे की तरफ रोल करवाने की कोशिश करें। समझ पा रहे हैं आप? तो आपकी फिंगर हमेशा पेन को टॉप पे टच करती है, वट एवर इज द टॉप मोस्ट पॉइंट एट दैट इंस्टेंट उसको टच कर रही है। ठीक, तो ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, यूनिफॉर्म डिस्क है, मास है रेडियस r, और मुझे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द सेंटर and angular velocity of the disk by the time it completes one revolution। ये सॉल्व करना है। सॉरी, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग लग रही है।
सर आंसर तो आया है एक, ये नहीं पता यूनिट्स भी सही है या नहीं। स्पीड का रूट 2 पाया FR/m, रूट टू पाई FR/m, 2 हाँ सर सेम पाई है। ये एफ R/m। m, और ओमेगा का रूट 8 पाई F/mr, 8 पाई हाँ सर सेम एफ आया था। बाय MR। एम आर, ये दो चीजें पूछी थी। yes, हाँ सर। ठीक है, वेरीफाई वर्क एनर्जी थ्योरम। सर वेरीफाई हो गया क्योंकि मैंने काम चोरी में पहले से लगा ली थी। भेज मेरे को। ठीक है, पहले सॉल्व कर लेते हैं एक बार इसको। चलो, तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में आगे की तरफ एक फोर्स होगी F, एक नीचे की तरफ mg, और एक ग्राउंड से लग रहा होगा नॉर्मल n, और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यही होंगी, और इसका ज्योमेट्रिक सेंटर हैपेंस टू बी द सेंटर ऑफ मास एज वेल। तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये सेंटर ऑफ मास के पास एक एक्सेलरेशन होगी, वो वैसे भी कंस्ट्रेंट है, इस फ्लोर का कंस्ट्रेंट है कि ऑब्जेक्ट का जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वो एक स्ट्रेट लाइन में ही चल सकता है, तो सेंटर ऑफ मास मस्ट बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एंड बाय लुकिंग एट दी फोर्सेस आई कैन आइडेंटिफाई कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा होगा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से। तो अब मैं ग्राउंड फ्रेम में अगर लिखूंगा तो F इजिकल टू MACM आ जाएगा मेरे पास एक इक्वेशन। और अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क इजिकल टू वाई अल्फा लिखूंगा, तो सेंटर ऑफ मास के वो टॉर्क इजिकल टू वाई अल्फा लिखने का बेनिफिट क्या रहता है कि अपने को स्यूडो फोर्स दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्यूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास पर ही एक्ट करती है। बट अभी बिगिनिंग में मैं शो कर देता हूं। तो रियल फोर्सेस F, mg और n ऐसे लग रही हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक स्यूडो फोर्स लग रही होगी, और स्यूडो फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लग रही होगी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर ओवर हियर इज द सेंटर ऑफ मास। और इसको देख के पता चल रहा है कि इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन आएगी, और मैं यहाँ से लिखूंगा F इंटू आर इज इक्वल टू mr²/2 इंटू अल्फा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन आ गई F/m, और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2F/mr। अब अल्फा कांस्टेंट है, मेरे को ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा का स्क्वायर विल बी इक्वल टू इनिशियल ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा, और थीटा विल बी 2 पाई बाय द टाइम इट कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन। सो मेरे पास ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 8F पाई बाय mr आ गई। और यहाँ से मैं टाइम भी निकाल लेता हूँ, तो ओमेगा को अल्फा डेल्टा टी लिख लेते हैं, तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा बाय अल्फा। तो ओमेगा है मेरा रूट 8F पाई बाय mr, और इसको डिवाइड करूँगा अल्फा से, अल्फा की वैल्यू है 2F/mr। तो मेरे पास डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड करूँगा तो 8 पाई बाय 8πf/mr, और ये m²r² अपॉन 4f² आ जाएगा। सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 2πrm/f डेल्टा टी। तो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है, तो ACM इंटू डेल्टा टी, और ACM is F/m इंटू डेल्टा टी इज 2πrm/f। तो 2πf/r/m, ये आंसर आ गया। यही बताए थे तुमने? यस सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ जी प्रत्युष जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे किया आपने, बताओ जरा।
पहले 1 मिनट रुक जा, पहले और किसी को कोई डाउट इसमें ये वाले मेथड में? हाँ जी, ओम मेहता, मुकुल, केसी, आर्यन। नो डाउट सर। समझो सर। ठीक है, अब वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे? सर 2 मिनट रुकोगे? सोच एक बार खुद करने ट्राई। सोच लो। सर एक डाउट है मेरे को। हम्म सर वो जो हमने लिखा था F इक्वल टू M इंटू ACM, हम्म सर अगर मैं उसे लिख दूं मतलब ACM को लिख दूं ये VCM इंटू DVCM बाई DX, और मतलब वैसे करने का ट्राई करूं तो डबल आ रहा था वेलोसिटी, मतलब √2 टाइम्स आ रहा था वैसे। ACM को लिखा तूने VCM इंटू D/DX ऑफ VCM, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। X क्या चीज है यहाँ पे? तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आगे? सर अब दोनों मतलब वो F/m के बराबर है, अब मतलब DX को उधर ले जाके इंटीग्रेट कर दिया। ACM is F/m into DX is equal to VCM DVCM, इंटीग्रेट कर दिया, एग्रेड। आगे? सर तो RHS में वो VCM स्क्वायर बाय 2 आ गया, और बिल्कुल। फिर LHS में क्या आया? सर F/m इंटू DX, सर 2πr। अभी डेल्टा XCM कितना है? पता ही नहीं मुझे तो। अच्छा हाँ ठीक है सर। क्या सर ये तरीका क्या है, मतलब तरीका मैं कैसे कंफ्यूज हो गया, किया मैंने और क्या दिक्कत हुई? गलती से प्योर रोलिंग ले लिया वो, सॉरी सर। प्योर रोलिंग? मतलब वो मैंने मान लिया पूरा एक रेवोल्यूशन कर लेगा, वो एक पूरा जब टर्न करेगा तो मतलब वो गलत किया है मैंने। ठीक है सर, समझ आ गया। सर एक बार बता सकते हो क्या बताऊं? ये करना क्या था राइट वाले में और क्या कर दिया गलत? नहीं मतलब यहाँ तक सही है, कुछ भी गलत नहीं है, जो लिखा है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो हम लोग DX बस निकाल नहीं सकते? हम लोग DX पता नहीं ना, यहाँ से नहीं, DX निकाल तो सकते हैं ना, बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना? DX निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना? del x मतलब? हाँ, ज्यादा मुश्किल नहीं है मतलब del x निकल सकता है ना? हाँ, निकल सकता होगा ना, कौन मना कर रहा है यार। हाँ सर, हुआ तो है कुछ वर्क एनर्जी से। तूने अपना सॉल्यूशन भेजा मेरे को प्रत्युष? वर्क एनर्जी से तूने वो आंसर्स कैसे निकाले? सर आपने अभी del x के बाद जस्ट क्या बोला था, एक बार बोलो। मैंने कहा तूने अपना सॉल्यूशन भेजा मेरे को, तूने वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे निकाले आंसर वो? नहीं भेजा नहीं, रुको सर 2 मिनट भेजता हूँ। सर 1 मिनट बाद भेजता हूँ। हाँ जी अर्नब। हाँ सर, हुआ तो है कुछ, ओमेगा शायद आया उससे। वेरीफाई होगी वर्क एनर्जी थ्योरम या उससे ओमेगा निकाल दिया तूने अब? ओमेगा निकाला मैंने उससे, सेम ही आया ना, तो वेरीफाई हो गई मतलब। हाँ चल ठीक है, बता कैसे निकाला। ऊपर वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है हमें वर्क के लिए, अच्छा तो ऊपर वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 2πr होगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा 2π कर रहा है रेवोल्यूशन ना, तो अगर हम देखें तो व्हील 2πr से आगे बढ़ चुका होगा अपने सर्कमफ्रेंस से। कौन? अपना व्हील 2πr कैसे सर वो स्लिप हो रहा है ना, तो स्लिप हो रहा है ना वो? पता नहीं सर, ठीक है सर, फिर भी पता नहीं आंसर कैसे आ गया इतना गंदा करके ऐसे। आर्यन भी यही बोल रहा था ना शायद, उसने 2πr लिया होगा। साहिल, साहिल कह रहा हूँ। प्रत्युष 1 मिनट हो गया। सर लिख रहा हूँ सर। बिना लिखे कर दिया था तो पेन ने पहले? रफ में बहुत गंदे में कर दिया था। चलो वेरीफाई वर्क एनर्जी थ्योरम। हाँ जी, बाकी लोगों ने वेरीफाई की वर्क एनर्जी थ्योरम ये वी और ओमेगा निकालने के बाद?
क्या कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम? टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर mg को छोड़ सकते हैं, खाली f के कारण वर्क देखना है हमें। mg का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव कर रहा है, लेकिन वो राइट साइड में मूव कर रहा है और mg नीचे लग रहा है, तो mg के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर है। ओनली f इज डूइंग वर्क ओवर हियर। और सर जो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो बोथ वेलोसिटी और ओमेगा का होगा, लेकिन हम लोग वो देख सकते हैं कि हमारा जो ओमेगा आ रहा होगा, मतलब सॉरी जो वेलोसिटी आ रही होगी उसमें हम लोग को ना, क्योंकि फोर्स हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं। एक सेकंड में क्या बोल रहा हूँ, अर्नव का सही था ना, 2 पाई आ रही तो ओवर डिस्टेंस। पता नहीं, मैंने तो उससे पूछा, उसने मेरे को कुछ और ही अजीब सी बात बताई थी। मतलब दोनों एक रेवोल्यूशन के बाद जहाँ पे होगा वो पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस 2 पाई और होगा ना, क्योंकि एक रेवोल्यूशन हुआ है। लेकिन वो प्योर नहीं होता ना। स्लिप भी होगा ना। स्लिप भी हो रहा है ना। वही पहले मैं भी वही कंफ्यूज हो रहा था। एक मिनट, साहिल को बोलने दो, क्या बोल रहा है साहिल? अच्छा नहीं, एक सेकंड, मैं भी कंफ्यूज हो गया। तुम्हें लग रहा है कि फोर्स हमेशा एक ही पॉइंट पर लग रही है? नहीं क्योंकि नहीं सर, नहीं लग पहले रही तो ना, ये बताओ, क्या मतलब फोर्स एक हमेशा ही एक जगह ही लग पॉइंट रही। पर लग रही है? नहीं सर, तो जिस पॉइंट पर नहीं ओरिजिनली सर, एक फोर्स जगह लग लग रही रही थी, है। सुनो, जिस पॉइंट पर ओरिजिनली फोर्स लग रही थी वो पॉइंट एक चक्कर के बाद कहाँ पहुंच गया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। सर लेकिन हमको देखना नहीं ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, हम क्या मतलब देख ही क्यों रहे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब इतना मुश्किल वर्क होगा। एनर्जी थ्योरम मतलब तो हमको ग्राउंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लगाऊंगा देखने ना, की जरूरत नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम तो ग्राउंड फ्रेम में ही लगाऊंगा ना। अच्छा, तू सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाह रहा? एक सेकंड, फिर मैंने बहुत बड़ी वाली गलती। तेरे को बोला तो तूने वेरीफाई कर दिया, तूने एक बार में वी और ओमेगा हाँ वर्क एनर्जी से निकाल दिए, तो मैंने कहा भाई सॉल्यूशन भेज मुझे। तुझे क्या लगा? ओ माय, एक आपने एक वर्क एनर्जी की थ्योरम इक्वेशन लिख के बोला मेरा वी और ओमेगा यही आ रहा है, तो मेरे को तो मतलब अचंभा हुआ था, मैंने कहा भाई सॉल्यूशन भेज मेरे को। समझ प्रॉब्लम क्या है उसकी, क्या सोल्यूशन है? पता नहीं ना उसने किया क्या, मुझे पता ही नहीं उसने किया क्या। माइनस, एक सेकंड, सीओएम के फ्रेम ठीक में है नहीं लगा फिर सकते गलती बस? समझे। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना इज एज गुड एज टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखना, अल्फा को ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा लिखना और इंटीग्रेट कर देना। क्यों? हाँ सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने का मतलब है एफ से अल्फा निकालना, अल्फा को ओमेगा बाय डी थीटा लिखना और इंटीग्रेट कर देना, वहां से ओमेगा आ जाएगा। मैं ग्राउंड फ्रेम में वर्क एनर्जी थ्योरम वेरीफाई करने को बोल रहा था तुम्हें। मैंने ये क्वेश्चन पूछा ही इसलिए ताकि मैं आपका फोकस इस चीज पर लेकर आ सकूं कि ये जो फोर्स है उसका वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। ध्यान से समझना। सर एक मिनट और थोड़ा सोचते हैं। नहीं, सुनो ध्यान से, ये सोचने वाली नहीं, ये समझने वाली चीज है कि किसी इंस्टेंट पे, ये t इज इक्वल टू 0 पे पिक्चर थी, किसी टाइम t पे पिक्चर बना रहा हूँ, ठीक है? किसी टाइम t पे इसके सेंटर की वेलोसिटी v है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। टॉप मोस्ट पॉइंट जो होगा जहां पे उस मोमेंट पे फोर्स लग रही होगी, ध्यान रखना फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदलता जा रहा है, फोर्स टॉप मोस्ट पॉइंट पे लग रही है हमेशा। इस समय जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी v प्लस आर ओमेगा होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बोलो। यस सर। यस सर। In next differential time dt, this will be the displacement of the topmost point.
एंड द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी दिस। इसके बाद फोर्स किसी दूसरे पॉइंट पर लगेगी और उस पर वर्क करेगी, तो टोटल वर्क डन निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस। और ये हो जाएगा एफ इंटू वी सी एम, या वी सेंटर की वेलोसिटी, वी सी एम, वी सी एम, वी सी एम, तो वी सी एम डी टी प्लस आर ओमेगा डी टी। नाउ हाउ डू आई फाइंड आर ओमेगा डी टी? तो मुझे पता है, ओमेगा डी टी का इंटीग्रल तो मुझे मालूम है 2 पाई है, क्योंकि एक रेवोल्यूशन पूरा करना है इसने। व्हाट अबाउट वी सी एम डी टी का इंटीग्रल? ये यहाँ से नहीं निकाल पाएगा ना ऐसे, उसके लिए मेरे को वहाँ पर आना पड़ेगा ओरिजिनली जो मैंने मेहनत की थी। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करने को नहीं बोला था, वेरीफाई करने को बोला था। यहाँ ध्यान से देखना जरा, हमने इसका एसीएम निकाला एफ बाई एम, और हमने इसका अल्फा निकाला 2f बाई एम बार। तो जो वीसीएम अटेंड होगा किसी भी मोमेंट पे, वो एसीएम dt का इंटीग्रल होगा, और जो ओमेगा होगा वो अल्फा dt का इंटीग्रल होगा। मैं यहाँ से ये प्रूव कर सकता हूँ कि वीसीएम बाय ओमेगा की वैल्यू 1/2 r/2 आएगी, तो वीसीएम हमेशा r/2 ओमेगा आएगा। तो मैं इस वीसीएम की वैल्यू वो तो आ गया था, लेकिन उससे एक दिक्कत आ रही थी। तो मैं यहाँ पे VCM को r/2 ओमेगा पुट कर सकता हूँ, तो वर्क हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू r ओमेगा बाई 2 डी टी प्लस r ओमेगा डी टी, एंड दैट विल बी 3/2 f r इंटू थीटा, और वो 2 पाई है मेरा। तो ये टोटल वर्क डन है। और अब जरा टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m इंटू वीसीएम। कितना आया था अर्नब वीसीएम तेरा? सर रूट 2 पाई एफ आर बाई एम। तो 2 पाई एफ आर बाई एम, ये वीसीएम का स्क्वायर, प्लस हाफ आईसीएम इज एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू कितनी आई थी? सर 8 पाई एफ बाई एम आर। 8 पाई एफ बाई एम आर। देखो सॉल्व करके ये सेम आ रहे हैं दोनों के? नहीं, हाँ सर। same है। हाँ सर। यस सर। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आपको लगानी है या किसी फोर्स का वर्क निकालना है, तो वो फोर्स जिस पॉइंट पर लग रही होगी उस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट देखनी होती है। और रोटेशनल मोशन में ऐसा बहुत बार हो रहा होगा कि फोर्स अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कंटिन्यूसली बदल रही होगी, तो वो एक डिफरेंशियल टाइम dt के लिए एक पॉइंट पर लगी, फिर अगले डिफरेंशियल टाइम dt के लिए किसी दूसरे पॉइंट पर लगी। तो उस डिफरेंशियल टाइम dt में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की डिस्प्लेसमेंट उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इनटू dt करेंगे, उसको फोर्स से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। सर आपने वो VCM dt को r ओमेगा बाय 2 dt कैसे लिखा, एक बार बता सकते हैं? यहां से मतलब हम लोग लोएस्ट मोस्ट पॉइंट का अबाउट देख सकते हैं ना? पता नहीं क्या बोल रहा। समझ आया? VCM बाय ओमेगा r/2 आ रहा है, क्योंकि ACM और अल्फा की रेशियो ऐसी आ रही है। अच्छा हाँ ठीक है सर। ACM और अल्फा की रेशियो हमेशा r/2 है, इसलिए VCM और ओमेगा की रेशियो भी r/2 आएगी। रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो समझ लो ध्यान से, पेशेंस के साथ।
यस सर। सर तो ऐसे कुछ मतलब वर्क एनर्जी लगाना तो एफिशिएंट नहीं है ना फिर? नहीं। यस। सर एक बार जूम आउट कर सकते हो? इतना? हाँ, वो दिख नहीं रहा, राइट वाला पोर्शन दिखना है, वर्क एनर्जी वाला। ये ठीक है। सर वो मुझे मतलब इसका मीनिंग ये हुआ ना वो रेशो से कि हम मतलब अल्फा सी मतलब ACM बाय अल्फा का R/2 रेशो आता है, तो फिर वो जो घूमेगा वो भी उसके रेशो में होगा ना, मतलब ओमेगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा यही रेशो मेंटेन करके रखते हैं, तो उसकी वजह से जो वेलोसिटीज आएंगी वो भी हमेशा यही रेशो मेंटेन करेंगी, और इसकी वजह से जो सेंटर ऑफ मास की डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर रोटेशन आएगी उसमें भी हमेशा यही रेशो हाँ रहेगी। हाँ, मतलब फिर वो ऐसा बोल सकते हैं ना फिर, मतलब कि जो एक एंगुलर। सेकंड सर, ये कंफ्यूजन हुआ, ये आपने क्या बोला, रिपीट कर सकते हो? ए हमेशा एक्स अल्फा के बराबर है, एक्स इज अ कांस्टेंट, के लिख लेते हैं, तो dVcm बाई dt इज इक्वल टू k टाइम्स d ओमेगा cm बाई dt। इसका मतलब d ऑफ VCM k टाइम्स d ऑफ ओमेगा cm होगा, तो V फाइनल माइनस U फाइनल k टाइम्स ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल होगा, सॉरी U इनिशियल। और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो V और ओमेगा पे भी यही रिलेशनशिप आएगी, और इसका मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास और एंगल ऑफ रोटेशन में भी हमेशा यही रेशो आएगी। ठीक है, अगर के कांस्टेंट है तो। सर तो उससे ये इम्प्लाई होता है ना कि एक रोटेशन के लिए पायर डिस्टेंस वो आगे बढ़ेगा उस रेशो से। हाँ, ज्योमेट्रिक सेंटर पाई आर आगे बढ़ेगा। सर ये हम लोग वैसे नहीं कह सकते थे क्या कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो जैसे लोएस्ट मोस्ट 4 पॉइंट ऊपर है, जो हमारा यहाँ पे फोर्स है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वो 2r ऊपर है, तो 1:2 के रेशियो में हो रहा होगा, जो हमारा रोटेशन के कारण आगे बढ़ रहा होगा और जो हमारा ट्रांसलेशन के कारण आगे बढ़ रहा होगा, या पता वो नहीं क्या बोलेंगे बस तुक्के से सेम है रेशियो? नहीं, सेम है ही नहीं। सेम नहीं है मतलब? क्या बोल रहा है, क्या सेम है? नहीं मतलब क्या सेम है बता ना। मेरे को नहीं, ठीक है। बता तो सही, निकालना सेंटर की वेलोसिटी कितनी, VCM, हाँ टॉप की वेलोसिटी कितनी, 1.5 VCM डेढ़, या 3 VCM? हाँ कितनी आई, 3 VCM है ना, हाँ, तो 3 गुनी आई ना उसकी तो वेलोसिटी। 1 मिनट, ओ हाँ, नहीं हाँ ठीक है, 3 को नहीं आई। फिर तू क्या बोल रहा है, वो r डिस्टेंस दूर है, वो नहीं तू ठीक है, r नहीं ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं। तो प्योर रोलिंग धो दी ना मैंने तुम्हारे मन से सबसे पहले, आप समझ रहे हो ना। मतलब I have started with these examples, मैंने इन एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट ही क्यों किया है, स्मूथ सरफेस पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा के उसकी रोटेशन डिस्क्राइब करके दिखा रहा हूँ। क्यों शुरू किया मैंने ये, इसलिए किया है ताकि वो जो प्योर रोलिंग तुम्हारे दिमाग में घुसी है ना वो हट जाए। वो मतलब जैसे बचपन से नहीं याद होता 2 3 6, ऐसे याद होता है V इक्वल टू आर ओमेगा, A इक्वल टू आर अल्फा,
तो वो चीजें तुम्हारे दिमाग से हटानी थी ना, इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया बेटे, समझ रहा ना? यस सर। हाँ जी अर्नब जी, ठीक हो? यस सर, बढ़िया। साहिल क्लियर? भैया यस मतलब सर। आपको दिमाग घूम गया सर वैसे स्टार्टिंग में एक और कंफ्यूजन हो रहा था कि सर जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसा लग रहा था कि जो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट है उतना होगा। मैंने इसलिए आपको बोला कि मैं जिस पॉइंट पे इनिशियली फोर्स लगा रहा था उस पॉइंट के बारे में नहीं सोचना कि उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या डिस्प्लेसमेंट। अब समझो ध्यान से, मैंने बिगिनिंग में जिस पॉइंट पर फोर्स लगानी शुरू की थी वो पॉइंट एक रेवोल्यूशन के बाद बिल्कुल दोबारा टॉप पर आ गया होगा, है ना? यस सर। जो मतलब ये पॉइंट ए था, ये सी था, तो एक रेवोल्यूशन के बाद आफ्टर वन रेवोल्यूशन ए पॉइंट दोबारा से सी के ऊपर आ गया होगा। आई टोटली एग्री टू दिस। यानी पॉइंट ए की जो नेट डिस्प्लेसमेंट आई होगी, पॉइंट ए की जो नेट डिस्प्लेसमेंट आई होगी, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हर एक पॉइंट की इसके ऊपर जो नेट डिस्प्लेसमेंट आई होगी वो एक रेवोल्यूशन के बाद उतनी आई होगी जितनी ज्योमेट्रिक सेंटर की है ना भाई? बी पॉइंट भी वापस लोएस्ट पॉइंट पर आ गया, डी पॉइंट भी यहां पर आ गया, ई पॉइंट भी यहां पर आ गया आफ्टर वन रेवोल्यूशन, आफ्टर वन रेवोल्यूशन। तो सबकी डिस्प्लेसमेंट उतनी ही होगी जितनी सेंटर ऑफ मास या फिर बेटर टू से ज्योमेट्रिक सेंटर की डिस्प्लेसमेंट है। एग्रीड, बिल्कुल हो गई होगी, बट किसको चाहिए उनकी डिस्प्लेसमेंट? सर नहीं वो इसके लिए मतलब वर्क डन बाय एफ के लिए सोच रहा था मैं। हाँ, तो मैंने सब इसलिए मैंने एक स्टेटमेंट दी थी, फोर्स जिस पॉइंट पर इनिशियली लग रही थी उस पॉइंट की टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल के क्या कर लोगे? हाँ सर अब वो डिफरेंस समझ आया। ठीक है? यस सर। सर तो इसको ऐसा नेक्स्ट क्लास भी ऐसा एक क्वेश्चन और करेंगे क्या? मतलब आज वो लोग फिर भी कॉन्फिडेंस दूर दूर तक नहीं आया। हाँ सर, वो तो है कि बस हाँ समझ अच्छे से आया, लेकिन वही खुद लगाने पे थोड़ा सा। पूरी मतलब क्लास आज में आज एक डाइजेस्ट ही तो करना क्वेश्चन किया पड़ेगा। हमने, है ना? यस सर। कि तो थ्योरी पढ़ रहे थे। यस सर, इसे समझ अच्छे से आया पूरा, पर एप्लीकेशन का है। क्या सर आपने क्या बोला? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला पूरी क्लास में एक ही क्वेश्चन तो किया आज। सर ये आपने जब पहले करवाया था तब भी ऐसा कुछ टर्म तो आ रहा था, वो याद आ रहा है 8 का डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोला था कुछ तो। नहीं, किस चीज की बात? इस केस में नहीं सर, मतलब जब आप वो साइक्लॉइड का बता रहे थे शायद। साइक्लॉइड वो का तो हमने एथर निकाला था, जब जैसे घूम रहा है वैसे जाके क्या होगा? वो अच्छा प्योर रोलिंग का केस था। अच्छा, हाँ प्योर रोलिंग का, ठीक है। सर ये स्पीयर या उसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं क्या क्वेश्चन? स्पीयर, हॉलो हाँ स्पीयर। हाँ ठीक है ना, डिस्क की जगह रिंग ले ले, उससे वो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही बदलेगा ना। वो तो फिर 4/k f पावर बाय m हो जाएगा, मतलब उसका रेशियो चेंज हो रहा है ना, 2 के जगह हाँ पे चेंज हो रहा है। वो तो mr²/2 से 2 का फैक्टर आ रहा है ना यार। हाँ भाई। उसकी जगह 2/5 आ सकता है, रिंग होगी तो 1 नहीं आ जाएगा, रिंग होगी तो प्योर रोलिंग हो जाएगी रिंग कितनी अच्छी हुई ना सर, सबसे अच्छी। इस केस में, क्योंकि टॉप पे फोर्स लगाई है। बीच में लगेगी तो सभी ठीक है। चलिए ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ हाँ सर। ठीक है, आज का सेशन क्लोज करेंगे यहाँ पे, यहाँ तक बहुत है हजम करने के लिए। जो होमवर्क दिया वो करो रिगरसली, ठीक है? उसमें से रोलिंग वाले क्वेश्चंस फिर अभी छोड़ दो आप, या कर लोगे? नहीं करोगे? नहीं, रोलिंग वाले मत करो आप। वो वाली जो आपने भेजी है। नहीं, जो अभी मैंने होमवर्क दिया था ना अभी आपको क्लास के बिगिनिंग में,
उसमें मैंने आपको रोलिंग भी इंक्लूड करके दिया था, बट मुझे लग रहा नहीं रोलिंग में हमें टाइम लगेगा, तो अभी रोलिंग के क्वेश्चन मत करो आप, रोलिंग से पहले पहले के करो, फिक्स एक्सिस रोटेशन के। ओके सर, चलिए ठीक है। थैंक यू सर, बाय। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर, थैंक यू बाय सर, बाय सर। भाई सर